नो मैम, सेकंड है। उसके बाद आपकी क्लास कब होगी? मॉर्निंग वालों की तो लास्ट क्लास होगी ना वो। मैं 1 मिनट सर हाफिज को एक्सक्यूज कर दूं कि शायद हमें थोड़ा टाइम और लग जाए। ये चले, जब क्लास एंड होगी तभी उनसे बात कर लेंगे। तो आपको मैंने अटैचमेंट्स भेजी थी। एक मेंटल लेक्सिकॉन था, उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरा तो वैसे ही वो जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनकी थोड़ी सी उनके बारे में पॉइंट्स लिखे हुए थे, जो कि मेरा ख्याल है कि डिस्कस करने वाले नहीं हैं। वो बहुत आसान है, मतलब रीडिंग के बारे में लिखा हुआ है कि रीडिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल है और इस किस्म की बातें। तो वो आप जस्ट उसको रीड ही कर लें तो वो काफ़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई चीज़ है जो हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए, वही चीज़ें हैं जो हमने बार बार पढ़ी हुई हैं। मेंटल लेक्सिकॉन के बारे में मैं चाहूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इसके कुछ पैराग्राफ्स हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 2 पेजेस ही हैं सिर्फ इसके, तो इसको अगर आप रीड कर दें आप में से कोई, तो मैं उसको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ मेंटल लेक्सिकॉन को। जी, कौन रीड करेगा मेंटल लेक्सिकॉन को? जल्दी करें, मैं ज़रा ये कॉल आ रही है वो सुनूं। जी बच्चे, हु इज गोइंग टू रीड? नहीं कोई पढ़ने वाला तो मैं खुद ही पढ़ूं फिर इसे। Is it difficult to read that? Topic is mental lexicon. इसके मैंने आपको हैंडआउट्स भेजे हैं लास्ट वीक। ये बच्चे, there is nobody ready to read. Okay, I read it myself. I will read it from introduction, and this is about mental lexicon. You already know about mental lexicon. Mental lexicon क्या है? It's a type of storage of words in our mind, and there are different theories about it. ठीक है? uh, we know that all the words we speak, जाहिर है हम जब बोल रहे हैं तो we are getting words from somewhere, और वो हम जाहिर है अपने ब्रेन में से ही ले रहे हैं, हमारे माइंड में स्टोरेज है वर्ड्स की। and nobody knows how these words are stored and how these words are retrieved, but there are theories, as we already have discussed theories about reading. So there are also theories about that how these बच्चे ये रिमशा ये पेज नंबर नहीं है, ये मैंने आपको हैंड आउट अटैचमेंट्स भेजी हैं ईमेल में लास्ट वीक। अब आप लोगों को नहीं मिली मेंटल लेक्सिकॉन और
लैंग्वेज स्किल्स की 2 अटैचमेंट्स थी जो मैंने हुमा को भेजी थी, एंड आई आस्क्ड हुमा कि वो इसको प्रेजेंटर्स को असाइन कर दें. Haven't you received those? So I am starting it. When you find the pages, you can offer me कि मैम हम read करते हैं, ठीक है? But I am starting it. So you can raise your hand or you can just ask me कि madam I can read that, because that uh, feels like a classroom. इस तरह तो भी ये एक मोनोलॉग हो जाएगा कि टीचर खुद ही पढ़ी जा रहा है और खुद ही उसको एक्सप्लेन करी जा रहा है. So I was talking about mental lexicon. Lexicon is a dictionary, and mental lexicon means a collection of words which is in our mind. So how this is organized, and what are the features which are organized with a word is the topic of this um, article, you can say. So this was the article which I could find from a fellow teacher, because there wasn't material, this topic wasn't present in the books we have in our library. So this article starts with introduction, and I will read the first paragraph. It is evident that the linguistic abilities of normal native speakers of a language includes, amongst other things, the knowledge of words. Okay, all the people, all the persons, or the all the native speakers of a language, they have um, a lot of words stored in their mind. I'm not reading it. It seems very odd and it will take time. अगर आप read करें तो और बात है. So still you people are not able to find that. Nobody speaking. At least you should say no. कोई बच्चा नो Yes, भी नहीं कह रहा. मैम मैं रीडिंग करती हूँ मैम. चलें, करें 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 फिर. एक पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन कर लेने थे, फिर उसके बाद हम ओके. रीडिंग करते हैं. पहले पैराग्राफ में जस्ट वो ये बात कर रहा है कि जो चीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाती है वो मतलब जो वर्ड्स हम स्टोर करते हैं, हम वर्ड्स को सुनते जाते हैं और उनको हम स्टोर करते जाते हैं. मतलब ईच एंड एवरी थिंग ऑफ लैंग्वेज इज वर्ड्स. ठीक है, लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ वर्ड्स. जितने भी हम बोल रहे हैं ये सारे वर्ड्स ही हैं. तो बच्चा जो है वो वर्ड सुनता जाता है और उनको स्टोर करता जाता है, और ये वर्ड्स जो है वो हैपहैजर्डली, किसी ये नहीं कि एवं ही जाके स्टोर हो जाते हैं. वहाँ पे जो लिंग्विस्ट का ख्याल है कि वहाँ पे कोई ग्रुपिंग होती है, जिस ग्रुपिंग के तहत ये वर्ड्स जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं और फिर इनको वहाँ से रिट्रीव किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि हो सकता है वहाँ पे ऐसा हो, हम एक ऐसे ही तुक्का लगाते हैं कि नाउन्स एक जगह पे स्टोर हो रहे हैं, फलां चीज़ें एक जगह पे स्टोर हो रही हैं. इस तरह डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है इसके बारे में कि ये चीज़ें कैसे स्टोर होती हैं, और उस तरह फिर बाद में ये इजीली वहाँ से रिट्रीव करना इनको आसान होता है. जब हम बोल रहे होते हैं तो अचानक से हम वर्ड्स को एक्सेस कर लेते हैं उन स्पेशल ग्रुप्स में से. जी, केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बस यही बातें हैं पहले पैराग्राफ में. सेकंड पैराग्राफ को आप पढ़ें फिज़ा, फ्रॉम इन ऑर्डर से. In order to refer to such complicated repertoire, some have like linked it to dictionary and others to internet. However, unlike dictionary and more similar to the World Wide Web, the information in the mental lexicon is always being updated. New words are added, new connections to existing words are made, and unused words may be forgotten. To define mental lexicon, Rose and others hold एक that the मिनट बच्चे. So what they are saying in the second paragraph is that words in our dictionary
in our mental lexicon keep on increasing with our exposure. जैसे ही हम नए वर्ड सुनते जाते हैं उसमें इजाफा होता जाता है, और जिन वर्ड्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो उनकी स्टोरेज स्ट्रांग होती जाती है, जिनको हम यूज़ नहीं करते उनको भुला दिया जाता है, उनको डिक्शनरी में से एग्जिट हो जाता है उनका। एंड इट इज़ जस्ट लाइक द डिक्शनरी अपग्रेडेशन, जैसे हमने उसमें वापस लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा था कि डिक्शनरीज जो हैं वो हर साल अपडेट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेज ऑफ वर्ड्स, और जो वर्ड्स कम यूज़ होते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट डिक्शनरी। और इसमें जो बात इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि वर्ड जो है वो एक ग्रुप के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं, जो वर्ड्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं वो इकट्ठे स्टोर हो रहे होते हैं। आपको एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, शायद वो मैंने मॉर्निंग को नहीं पढ़ाया, इवनिंग को पढ़ाया था, लेक्सिकल स्टडीज़ में था शायद वो, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके सिखाया जाता है, एंड इट इज़ अ टेक्निक इन लैंग्वेज टीचिंग। नाउ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द वर्ड क्या था, लेकिन ऐसी एक मैम टेक्निक। कोलोकेशन आई थिंक। नहीं, कॉलोकेशन नहीं थी, वो एक टेक्निक थी। मेरे जहन में आ जाएगी अभी, लेकिन फ़ौरन नहीं आ रही। सो वो क्या टेक्निक है, वो यही है कि वो जो एक ग्रुप पड़ा हुआ है उसको आप जाके स्ट्राइक करते हैं, तो आप नया वर्ड इजीली सीख सकते हैं। लेकिन चले हम यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करते, यहाँ पे बस इतना ही है कि कनेक्शंस होते हैं जो एक ग्रुप के अंदर वर्ड्स जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं। जी आगे चलें फिजा। To define mental lexicon, Bros hold that the term refers to words that comprise a language. Turkus refers to Holstein, who defines it as a memory system in which a vast number of words accumulated in the course of time has been stored. Bonin defines mental lexicon as the mental repository of all representations that are intrinsically related to words. Because learning a language may take place at different uh, stages of an individual's physical and mental growth, there are still unanswered questions have arisen with regard to how a native language learner develops the mental links within his mental lexicon for the uh, organization of native language. However, speculations have been made as to how his knowledge is represented and uh, organized in the mind. Bonin declares that mental lexicon contains several types of representations, including ओके बच्चे, लास्ट जो आपने पढ़े हैं 2 पैराग्राफ्स छोटे छोटे, उनमें सिर्फ यही था कि अभी भी ये चीज़ वी आर क्यूरियस अबाउट दिस कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे स्टोर होती हैं। और इसमें बोनिन, इसमें डिफरेंट अब उनके लिंग्विस्ट के आ जाएंगे, साइकोलिंग्विस्ट के थेरीज आ जाएंगी, जिसमें बोनिन की है, ब्रूस की है। सबसे पहले ब्रूस होल्ड्स दैट द टर्म रेफर्स टू वर्ड्स दैट कंप्राइज ऑफ अ लैंग्वेज। लेक्सिकॉन को ये डिफाइन कर रहा है। उसके बाद Holstigen है 2000 में, who defines it as a memory system in which a vast number of words accumulated in course of time has been stored. Storage कह रहा है ये भी उसको। Bonin defines mental lexicon as the mental repository of all। repository भी हम storage को ही कहते हैं, mental storage of all representation that are intrinsically related to words। So ये कह रहा है कि वर्ड्स पूरे के पूरे स्टोर नहीं होते, बल्कि उनकी रिप्रेजेंटेशंस स्टोर होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि साउंड्स की रिप्रेजेंटेशंस स्टोर होती हैं, वैसे ये उसकी बात कर रहा है। और फिर आपने यहाँ से पढ़ना है बिकॉज से, जो है ना बोनिन, उससे पढ़ना है। बोनिन डिक्लेयर्स
अच्छा, इससे नीचे वाले फिर मुझे ये भी एक्सप्लेन कर लेने दें. बिकॉज लर्निंग अ लैंग्वेज में टेक प्लेस at different stages of physical and mental growth. There are still unanswered questions. Native speaker don't language. However, speculation. Yes, how the words are organized. उसके बारे में बहुत सी speculations हैं और उन speculations को आगे डिस्कस किया जाएगा. बोनिन की क्या स्पेकुलेशन है, इस पे आप वो बात करेंगे. जी बताएं बोनिन क्या कहता है. Bonin declares that mental lexicon contains several types of representations, including phonological, semantic, morphological, and orthographic. Leveled in the same line with Bonin notes that the mental knowledge, which is the place of storage of declarative knowledge, contains four kinds of features. First, there is specification of the uh, item meaning. For the word to eat, there is something like to ingest for nourishment or for pleasure. Second, there is a syntactic property including the एक मिनट category बच्चे, of एक मिनट इसको यहीं पे छोड़ देंगे. उसी को दोबारा से कर रहा है. बोनिन ने डिक्लेयर किया जी कि मेंटल लेक्सिकॉन कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस इंक्लूडिंग कि एक कोई भी वर्ड जो आपने स्टोर किया है उसके बारे में किस किस्म की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक वर्ड के साथ स्टोर की जाती है. नंबर 1 उसकी फोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हाउ टू प्रोनाउंस दैट. सिमेंटिक उसका मीनिंग क्या है. मॉर्फोलॉजिकल उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है. एंड ऑर्थोग्राफी उसकी स्पेलिंग क्या है. ये सारी इंफॉर्मेशन एक वर्ड के साथ स्टोर की जाती है. और लेवल जो है उसने फिर इनको एक्सप्लेन कर दिया कि उसने कोई नया काम नहीं किया. ठीक है. सो असल जो पॉइंट था वो बोनिन ने ही दिया है कि 4 चीज़ें हैं जो किसी भी वर्ड के साथ एसोसिएट करके स्टोर की जाती हैं. फोनोलॉजिकल, सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑर्थोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वर्ड. अब आप इसकी सबसे आखिरी वाली लाइन पढ़ें, बॉटम वाली. लर्निंग द फोनोलॉजिकल फॉर्म. मैम ये कहाँ पे है मुझे नींद नहीं आई. Okay. Learning the phonological form of a word is essential for lexical access. There are other specifications stored within item as Randall notes. It may have particular pragmatic, stylistic, and affective features that make it fit to one context of discourse better than another. अच्छा ठीक है. इससे पहले जो बोनिन था उसने ये कहा और बाद में लेवल था शायद दूसरा बंदा जो जिसने उसको सपोर्ट किया कि जी ये इंफॉर्मेशन है जो एक वर्ड के साथ स्टोर होती है. लेकिन उसके बाद एक और बंदा है रंधाल जिसका नाम है 2007 में उसने कहा कि इट्स नॉट ओनली द फोनोलॉजिकल और द लिंग्विस्टिक ओनली द लैंग्वेज थिंग्स. वो सारी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन थी ना. उसके अलावा उसने कहा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें प्रैग्मेटिक इंफॉर्मेशन, स्टाइलिस्टिक इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव फीचर्स, मतलब कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ दैट वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है जो कि शायद वो भी स्टोर होता है. देयर आर अदर स्पेसिफिकेशन स्टोर्ड विद एन आइटम, जो कि क्या है, उसका यूज़ कहाँ होना है, प्रैग्मेटिकली, स्टाइलिस्टिकली, और उसके इफेक्टिव फीचर्स क्या हैं, किन सिचुएशंस में उसको यूज़ करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करना है. ये वाली इंफॉर्मेशन भी उसके साथ ही स्टोर होती है. बस ये लास्ट जो एज लेवल 1995 वाला ये नहीं पढ़ेंगे आप. अब आप पढ़ें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल लेक्सिकॉन. Organization of mental lexicon. As to what this mental lexicon organization is like, different experiments have given clue as to its organization. Gaines gave some statistic definition of some words which are of low frequency and asked them to provide the name of the items. Not all test takers answer the questions, but for the researchers, the answers on the tip of their tongue were of great importance. Some of the answers were erroneous, however,
they were phonetically close to the given words. In some cases, some participants in the study could guess the इसको first भी, letter of the word. इस पैराग्राफ को भी छोड़ दें बच्चे, एक मिनट, फाइंडिंग्स वाला पढ़ें, इसको काट दें, ऑर्गेनाइजेशन वाले को काट दें, फाइंडिंग्स वाला पढ़ें. Apart from the question of what the structure of mental lexicon is and what is its organization, one may ask himself in what ways the stored lexical items are interrelated. Um, uh, Research in memory suggests that the words are stored and remembered in a network of associations, and this is agreed upon by lots of um, research researches. These associations can be of many types and linked in a number of ways. As Barossa suggests, individual words are not represented in long-term memory as isolated entities but as part of a network of related words. यस, Based on एक वर्ड जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, कोई आपने नया वर्ड सीखा है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने भेजना है, तो वो अकेला जाके स्टोर नहीं होता, बल्कि वो वहाँ जाके एक नेटवर्क का पार्ट बन जाता है. अब ये नेटवर्क्स जो हैं, मतलब ग्रुप्स हैं वहाँ पे वर्ड्स के. ये नेटवर्क्स किस तरह के हैं, इसके बारे में हर किसी की अपनी राय है. कुछ लोग कहते हैं कि जी जो वो हमने सिमेंटिक्स में पढ़े थे कि एक क्या होता है, हाइपोनिमी का रिलेशनशिप होता है, ये किस तरह का. तो लेक्सिकॉन जो है, लेक्सिकॉन हमारा जो मेंटल लेक्सिकॉन है, दैट इज मेड अप ऑफ सच ग्रुप्स, जिसके अंदर एक हेडवर्ड है और उसके अंदर फिर उसके सारे, या तो उसके एंटोनिम्स उसके साथ स्टोर्ड हैं, या उसके सिनोनिम्स उसके साथ इकट्ठे स्टोर्ड हैं, या फिर एक जो पूरा ग्रुप है, जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर हेडवर्ड है, तो उसके अंदर उसके सारे हाइपोनिम्स और वो सारी चीज़ें इस तरह से स्टोरेज है कोई. सो ऑल ऑफ दीज थेरीज आर डिस्कस्ड हियर कि जो भी वर्ड स्टोर होगा वो किसी ना किसी एसोसिएशन में या किसी ना किसी ग्रुप में जाके स्टोर होगा. चलें आगे पढ़ें. Based on Collins and Love's network model, words are organized in um, hierarchical networks and are related through nodes which have relationships such as hyponymy or super ordination, antonymy, collocations, and coordination. This semantic feature theory suggested by Katz and Fodor assumes that there is core meaning for each word and it has number of non-essential facts surrounding it. Katz and Fodor proposed a list of hardcore essential meaning of a word in terms of features. Therefore, unmarried human, male, and adult can be considered as the component or features of real meaning of bachelor, and that is to label a person a bachelor. Each of these बच्चे, features is necessary. इसमें आप एक तो ये वाली थ्योरी करें, कॉलिन्स एंड लॉफ्टस की जो नेटवर्क मॉडल थ्योरी है, और ये जो सेट मॉडल थ्योरी है इसको आप छोड़ दें, और उसके बाद आप प्रोटोटाइप थ्योरी जो नीचे वाली है वो करें. मतलब नेटवर्क मॉडल थ्योरी करेंगे आप, और ये जो नीचे प्रोटोटाइप थ्योरीज हैं ये करेंगे. प्रोटोटाइप जो है, प्रोटोटाइप यूजुअली हम कहते हैं, जैसे अगर हमने बर्ड्स को स्टोर किया हुआ है तो हमारे जहन में हम एक टिपिकल एक रिप्रेजेंटेटिव उसका होता है. फॉर एग्जांपल हम स्पैरो को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बना लें बर्ड का, या हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो हम चेयर को रिप्रेजेंटेटिव बना लें फर्नीचर का. इस तरह प्रोटोटाइप का जो आइडिया है वो ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप. तो अब पढ़ें इसको, प्रोटोटाइप थ्योरीज को. Siri Reda explains the based on prototype theory,
which have already held in mind concepts and they match features of the object they encounter with them. According to Sepeda, the essence of the theory of prototype is that an entry in the mental dictionary is centered on a representation of prototype members of the class that the word denotes. Randall calls this a process of having some examples of categorized words. As he explains, people often make use of examples when asked to define categories. Next, Varun, please. Yes, इसमें as he explains, मैं last line सिर्फ देख रही हूँ. As he explains, people often make use of examples when asked to define categories. तो ये जो examples वो दे रहे होते हैं वो prototypes होती हैं किसी भी group की. असल इसमें उसका जो मेन मीनिंग है वो ये है कि जब भी आप कोई न्यू वर्ड देखते हैं तो आप उसको किसी ग्रुप के प्रोटोटाइप के साथ रिजेंबल करके आप उस ग्रुप में उसको ऑटोमेटिकली जो है आपका माइंड उस ग्रुप में उसको डाल देता है. मैम इसमें ये भी तो हो सकते हैं ना, जब हम लोग किसी से पूछते हैं कि व्हाट आर बर्ड्स, वो जो है वो फिर वो जो बर्ड्स की हमें एग्जांपल्स देते हैं कि ये वो जो है ये बर्ड्स वो हैं. प्रोटोटाइप की एग्जांपल देंगे ना. वो कोई एक उन्होंने कोई प्रोटोटाइप जेन में रखा होगा. जैसे मैंने अभी कहा कि स्पैरो जो है हो सकता है कोई उसको प्रोटोटाइप बना ले बर्ड्स का, कोई चेयर को प्रोटोटाइप बना ले फर्नीचर का. तो ये है इसमें प्रोटोटाइप थ्योरी में. जी, इससे नेक्स्ट टॉपिक है द सेकेंड लैंग्वेज मेंटल लेक्सिकॉन. इसको हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको जस्ट वैसे ही बता देती हूँ कि क्या होता है. जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना उसका मेंटल लेक्सिकॉन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना. उसमें ये है कि क्योंकि सारी चीज़ें आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो आपको एक इमेज पहले स्टोर, जो हमने सिमेंटिक्स में पढ़ा था कि पहले एक इमेज स्टोर होता है और इमेज के साथ फिर वो जो उसमें भी पढ़ा था हमने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या था वो, हम उसे क्या कहते हैं, जो एक चीज एक इमेज होता है और उसका जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है भला? क्या कहते हैं उसे? क्या चीज मैम, समझ नहीं है मुझे आपकी. फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था ना कि एक इमेज जो होता है उसको हम ये कहते हैं और इमेज उसको जो चीज उसको रेफर कर रही होती है उसको हम उसका एक और मैम नाम होता है. सिग्निफायर और सिग्निफाइड की यस राइट, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. जैसे वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है वो हमें सारे याद करने पड़ते हैं जब हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं. ठीक है, इमेजेस को भी स्टोर करना पड़ता है और उनके साथ उनके जो लेबल्स हैं उनको भी स्टोर करना पड़ता है और सारी की सारी उसके लेबल के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करना पड़ता है. लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में ये होता है कि हमारे पास वो चीज़ें पहले से स्टोर हैं, इमेजेस उनके पहले से स्टोर हैं, हमने जस्ट ट्रांसलेट करना है उसे. एक नया सा हमने एक और सिस्टम बनाना है उसके साथ, एक छोटा सा और मेंटल लेक्सिकॉन बनाना है जो कि रिलेट कर रहा होगा पुराने वर्ड्स के साथ, लेकिन इमेजेस उसके ऑलरेडी मौजूद होंगे. बस यही बात इसमें. और इसमें सिमुलेटिंग का वर्ड यूज हुआ है. सिमुलेटिंग हम कहेंगे एब्जॉर्ब करना, एक सिस्टम के अंदर किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना या उसके अंदर किसी चीज को इनकॉर्पोरेट कर लेना. दैट विल बी द सिमुलेशन ऑफ न्यू लेक्सिकल नॉलेज और द सिमुलेशन ऑफ न्यू वर्ड्स. उसके बाद कंक्लूजन पढ़ लें आप. वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें वही बातें हैं जो हमने अभी की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप खुद ही पढ़ लें इसको. इसमें जस्ट इट विल बी रेपिटिशन के जी सारी जो है वो स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में. और हमारा जो मेंटल लेक्सिकॉन है वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्योंकि जब भी हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो हम बड़ी आसानी से उन वर्ड्स को रिट्रीव कर लेते हैं. जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते हुए हमें ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम ऑटोमेटिकली ये सारा सिस्टम जो है हमें वर्ड्स प्रोवाइड करता जाता है और हम बड़ी इजीली इनको रिट्रीव करते जाते हैं.
चले पढ़ लें एक दफा, शायद कोई नई चीज हो इसमें। ठीक है। Human beings are endowed with a mental lexicon which gives the ability to store and retrieve huge number of words in their memory. Different experiments have been conducted in order to find out which factor is more responsible for the storage of the lexis in the mind, and different speculations have been made. It has been suggested that the mental lexicon contains several types of representations which have complex inter relationship with each other and different other variables. It has also been found out that words and their properties are not separately stored in the memory, but there is a network of associations which hold words together. The studies of L2 lexicon have revealed that the second language words are stored separately from the that of the first language. However, both first language and second language lexicons are in communication. ठीक है बच्चे, इसमें कोई चीज मेरा ख्याल प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वही है जो हमने अभी डिस्कस की है। और ये इंटर रिलेटेड किस लिए है ये भी हमने देखा था कि बाइलिंगुअल्स जो होते हैं वो ऑल द टाइम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं एंड दे रिलाई मच ऑन देयर L1, वो L1 में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। देयरफॉर the interaction or the communication between L2 lexicon and L1 lexicon goes on. It keeps on being in connection. ठीक है, ये मैंने आपको मेंटल लेक्सिकॉन आज करा दिया है और इसके बाद जो है वो मैंने आपको कल प्लान किया हुआ है कराने का। जो हमारे पास है वो लैंग्वेज डेफिसिट्स जिसमें डिसलेक्सिया और एफेजिया शामिल हैं, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अब अगर आपके कोई प्रेजेंटर्स हैं तो वो। मैम जी मैम एक क्वेश्चन था कि मैम जो हमने पढ़ा था मॉडल ऑफ ऑर्थोग्राफिस, उसमें जो है वो ओपेक ऑर्थोग्राफिस थी और जो है वो क्लियर जी ऑर्थोग्राफिस जी थी। तो मैम जी वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो लेक्सिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स होती है उससे जो है वो ओपेक ऑर्थोग्राफिस जो है वो लाइक क्लियर हो जाती हैं। तो मैम इसको बता दें कि वो ओपेक ऑर्थोग्राफिक्स जो है वो लेक्सिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे जो है वो सही होती हैं। लेक्सिकल रिप्रेजेंटेशन से क्लियर हो जाती हैं। यस मैम, वहाँ पे था कि जो है वो इनको जो है वो क्लियर करने के लिए ना लेक्सिकल मेडिटेशन होती है और उससे जो है वो लेक्सिकल जो लेक्सिकल representation मीडिएशन, of words. Yes, ma'am. लेक्सिकल मीडिएशन होगा वो। और उसमें ये है कि जो वर्ड है वो पूरे का पूरा रिट्रीव हो जाता है, क्योंकि उस उनकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई लॉजिक नहीं है मोस्ट ऑफ देम, इन मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, जैसे UGH जो है इसको हमने फॉर की आवाज़ दे दी है तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, देयर इज़ नो लॉजिक, ये ऐसे ही लॉजिकल रूल है। उस सूरत में क्या होता है कि पूरे का पूरा वर्ड रिट्रीव होता है, क्योंकि दैट इज़ इलॉजिकल। इलॉजिकल चीज़ को चूँकि समझा नहीं जा सकता तो उसको रट्टा ही लगाते हैं ना। तो ये भी वैसे ही है कि वो चीज़ जैसे स्टोर होती है उसी फॉर्म में ही उसको, उसका एनालिसिस नहीं किया जाता, उसको इनडायरेक्ट रूट के थ्रू याद नहीं किया जाता या इनडायरेक्ट रूट के थ्रू उसको रिट्रीव भी नहीं किया जाता, बल्कि उसको वैसे का वैसे ही लेक्सिकल मीडिएशन का मतलब कि पूरे के पूरे वर्ड को ही आप वैसे ही उसको रिट्रीव कर लेते Okay. हैं। पूरे का पूरा लेक्सिकल आइटम रिट्रीव कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप उसके स्पेलिंग्स के चक्करों में पड़े। Okay, ma'am. आ गई है ना समझ? Yes, ma'am. आ गई है। जी, और कोई क्वेश्चन और उसके बाद हम प्रेजेंटेशंस की तरफ जाते हैं।
एक आध प्रेजेंटेशन ही होगी मेरा ख्याल है जो हमारे पास टाइम है। मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि मेरे मोबाइल पे जो टाइम है वो शायद 15 मिनट्स पीछे है इस टाइम से, पता नहीं कैसे हो गया। पहले तो ठीक था अपना, अब जब मैंने लैपटॉप ऑन किया तो उसमें टाइम 12 बज रहे थे और मेरे मोबाइल पे भी टाइम जो था वो 11:45 था। तो मेरा ख्याल है कि हम सर हाफिज़ की क्लास में इस वक्त उनका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक प्रेजेंटेशन लेंगे और फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। जी, who wants to present voluntarily without? मैम मेरी है प्रेजेंटेशन। चलें, कितनी की बड़ी, कितनी की बड़ी है? मैम डुअल रूट मॉडल है बस। अच्छा, जिस एक ही चलें टॉपिक करें। ड्यूअल रूट मॉडल के पास अगर सर हाफिज आपके साथ कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें कहें कि हमें सिर्फ 5 मिनट और चाहिए। जी ओके मैम। महविश। Assalamu alaikum class. My name is Mavish. Today I here present the topic of dual root model. First of all, I discuss the what is dual root model. एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी। जी बच्चे जी। मैम सर हाफिज की क्लास का टाइम हो गया तो सर की कॉल आई है, सर कहते हैं कि मैम से कहें कि क्लास का टाइम भी हो गया। मैंने बच्चे अभी यही बात तो की है आपसे। जी मैम मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ, मैंने अभी यही बात की है कि सर से कहें कि आखिरी प्रेजेंटेशन चल रही है, मैडम का टाइम गलत हो गया था। 5 ठीक मिनट है में मैम जी। हम आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है मैम जी। जी महविश आप कंटिन्यू करें। Okay, ma'am. The dual root model refers to understand the complex words two processes are at work at the same time and compete. The whole word root and the decomposition root. Each incoming in complex word is processed by these two rules. One first is phonological root and second is the semantic root. For example, the faster one wins the race is the example of the dual root model. And the one involves a phonological root that translates the spelling into sounds by adopting the grapheme to phoneme correspondence. This system enables one to read words with irregular pronunciation as well as nonsense word and letter strings. Usually, when we are do reading, there will find the letter there, then you will relate the letters with its sounds and then pronounced it. You can say that and you read it the words through grapheme to phoneme and correspondence. What is correspondence? Yani grapheme to phoneme and correspondence. Grapheme to phoneme correspondence is relationship between the sounds and letters which represent the sounds. For example, snake shape. Snake में जो S letter है ये महविश ये जाहिर ऐसे बिल्कुल आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे लग रही है जैसे आप पेपर रीडिंग कर रही हैं। यू आर नॉट आप एक्सप्लेन नहीं कर रही, सिर्फ उसको रीड कर रही हैं। ओके मैम। और रीड कहाँ से कर रही हैं आप? मेरे वाले हैंड आउट से कर रही हैं या कहीं और से कर रही हैं? मैम पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर में डुअल रूट मॉडल पढ़ा था, फर्स्ट मैंने वहां से की है उसकी डेफिनेशन। फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यूल रूट मॉडल पढ़ लिया था आपने? नो नो मैम, फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ में? यस मैम। फोर्थ में कैसे ड्यूल रूट मॉडल पढ़ लिया आपने? किस सब्जेक्ट में? मैम पता नहीं कौन से वाला था, मेरे जहन में था थोड़ा सा, वो भी मुझे लगता है मॉर्फोलॉजी में मैम, मॉर्फोलॉजी में था। आप ऐसे करें कि इसको जो आपको अब हैंड आउट्स मिले हैं ना उनसे इसको करें और इसको एक्सप्लेन करके करें। ओके मैम। रीडिंग ना करें, इसको एक्सप्लेन करके हमें बताएं। ओके मैम। बेशक आप उर्दू में बताएं, मिक्स करके बताएं दोनों लैंग्वेजेस को, बट इट शुड बी वेरी क्लियर, आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है? ओके मैम।
तो कल पे ही रखते हैं फिर हम, ठीक है? आप कल इसको एक्सप्लेन करें, रीडिंग नहीं करनी। ओके मैम। चले ठीक है फिर। ठीक है बच्चे, फिर आप अपनी क्लास ज्वाइन करें एंड आई विल try to correct the time on my mobile phone, and tomorrow I think we will meet in time. एक्सक्यूज मी ओ मैम। जी जी। मैम हम रिपीटर हैं, 3 स्टूडेंट हैं और हमारी प्रेजेंटेशन रहती है, हमें टॉपिक असाइन नहीं होगा। चले, आप मॉर्निंग में है या इवनिंग में है? मॉर्निंग में मैम। चले आपको टॉपिक असाइन कर देंगी, हुमा इनको टॉपिक असाइन करें। मैम और मैं एक ग्रुप में नहीं है, हमारा ग्रुप जो अलहदा बनाया हुआ है वो मोशन है, उसमें है हम, इसलिए हमें लिंक वगैरह भी कम ही मिलता है। हुमा इनका मसला सॉल्व करें, इनको अपनी क्लास में ऐड करें। किधर है हुमा? हुमा आप किधर हैं? वकार का मैम हुमा नंबर है? क्लास में नहीं है। मैम वकार से मैंने रब्ता किया, उसका रिप्लाई नहीं आता। अच्छा चलें, अब तो वो प्रॉब्लम में है। कौन है आपकी क्लास में? मारिया, कैन यू टेक दिस? मरियम आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं कि आप इनको ग्रुप में ऐड करवा दें? मैम मैं हुमा से बात कर लेती हूँ। हाँ जी, इनको ग्रुप में ऐड करवाएं, इनको क्लास का लिंक मिलना चाहिए और ये क्लास भी ज्वाइन करें और पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी सुने। ठीक है बच्चे? ओके मैम। थैंक यू चल मैम। ओके बच्चे, अगर प्रॉब्लम हो तो कल मुझे बताइएगा। ठीक, थैंक यू मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज मैम। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ हाफिज। मैम। अल्लाह हाफिज।